एन फैक्टर। एन फैक्टर काम में क्यों लेते हैं, पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है इसको, पहले तो वो चीज़ समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि एन फैक्टर निकालते कैसे हैं। तो एन फैक्टर केमिस्ट्री में काम में क्यों लेते हैं वो देखते हैं पहले तो, क्योंकि वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि एन फैक्टर निकाल तो रहे हैं अपन, निकाल रहे क्यों हैं, तो वो चीज़ अपन पहले देखते हैं कि एन फैक्टर निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है केमिस्ट्री में। देखो इसके लिए कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। फार्मूला इसका होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यानी कि मोलर मास को डिवाइड करेंगे अपन किससे, एन फैक्टर से, तो अपने पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। लेकिन इसके लिए एन फैक्टर पता होना चाहिए। सेकंड, किसी भी सब्सटेंस के लिए इक्विवेलेंट कैसे निकालें। अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपने पास होने चाहिए मोल और साथ में होना चाहिए एन फैक्टर, तो इसमें भी एन फैक्टर काम आ रहा है। थर्ड पॉइंट, अगर नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी के लिए भी अपने को एन फैक्टर चाहिए, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट से इजीली सॉल्व नहीं होते, उसके लिए चाहिए होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपने को पहले समझना पड़ेगा एन फैक्टर। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी होगा, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए एन फैक्टर किस काम में आता है, क्योंकि टाइट्रेशन के क्वेश्चंस में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट काम आता है। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अपना अगर अपने को समझ में आ रहा है तो उसका एकमात्र पॉइंट है एन फैक्टर, कि अपने को एन फैक्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। एन फैक्टर अच्छे से समझ में आ रहा है तो टाइट्रेशन इजीली अपन क्वेश्चंस कर लेंगे टाइट्रेशन के ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट। तो ये चार चीज़ें मेनली एन फैक्टर के कारण सॉल्व होती है। अगर एन फैक्टर अपने को आ रहा है, समझ में आ रहा है, निकालना आ रहा है, तो अपन इन चार चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एन फैक्टर किन किन चीज़ों के लिए निकाल सकते हैं अपन। देखो सबसे पहला पॉइंट अपन ले रहे हैं एन फैक्टर के लिए, एसिड्स। अब एसिड्स का नाम आते ही अपने दिमाग में ये आता है कि जो वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन दे, तो इनके लिए एन फैक्टर निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर अपने को पूछे एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए एन फैक्टर अपने को चाहिए होगा। तो एसिड के लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए अपने को एन फैक्टर निकालना है। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl। HCl विल गिव H+ एंड Cl- आयन। कितने H+ आयन दे रहा है ये, एक। इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 1। सिंपल है कि जितने H+ आयन दे रहा है वही उसका एन फैक्टर होगा। और अगर इसको और अपन डिराइव करें तो इसका मतलब है कि इसकी जो बेसिसिटी है वही इसका एन फैक्टर होगा। यानी इसकी बेसिसिटी कितनी है, नंबर ऑफ H+ आयन। H+ आयन 1 है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। सेकंड अगर मैं बात करूं H2SO4। H2SO4 देखो 2H+ और सल्फेट 2- आयन में टूट रहा है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि कितने H+ आयन है, 2। अज्यूम करके देखो अगर ये ऐसे दे दे आपको H+ और HSO4-, अब 2 मत कर देना, अब इसने एक ही H+ आयन दिया है तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। तो एन फैक्टर एसिड्स के लिए निकालना इजी है, लेकिन ये तो बहुत इजी एग्जांपल्स है।
अपन कुछ ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जिनका देखने से पता नहीं चलता कितने H+ आयन देंगे, तो अपन देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को। थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, H3PO4। फोर्थ है H3PO3 और फिफ्थ है H3PO2। अब देखो n फैक्टर अगर H+N के बेस पे देखें इसमें, तो अपना आंसर प्रोबेबली गलत आ सकता है, क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर बनाने से अपने को पता चलेगा इसकी कि क्या ये n फैक्टर प्रोड्यूस करेंगे। तो देखते हैं n फैक्टर फास्फोरिक एसिड के लिए। ये इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। हाइड्रोजन अपने पास है 3, जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो आपके H+ के फॉर्म में फ्री हो जाएगा और ये आपके सॉल्यूशन में 3 H+ आयन देगा। कितने देगा? 3, 1 2 3। तो इसके लिए n फैक्टर होगा कितना? 3। चलो ये तो पता चल रहा है 3 H थे और 3 n फैक्टर हो गए। अब इसके लिए देखते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन अपने पास है 3, हाइड्रोजन अपने पास 3 है, तो 2 हाइड्रोजन तो दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए होंगे, लेकिन एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा किससे? फास्फोरस से। और ये जो फास्फोरस से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये रिलीज नहीं होगा इजीली। अब ये रिलीज नहीं होगा इजीली तो कितने बच रहे हैं हाइड्रोजन? खाली 2। तो अपने पास n फैक्टर कितना हो जाएगा इसमें? 2। हाइड्रोजन 3 है तो भी n फैक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये? 2। ऐसे इसका देख लेते हैं। अब अपने पास ऑक्सीजन केवल 2 ही है और हाइड्रोजन है अपने पास 3, तो एक तो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा और 2 इसके साथ। ये दोनों नहीं जाएंगे n फैक्टर के लिए, केवल एक जाएगा। तो इसके लिए अपने पास n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है n फैक्टर के, जिनमें n फैक्टर भी पूछा जाता है, इक्विवेलेंट मास भी पूछा जाता है। अगर n फैक्टर आप इजीली निकाल पाते हो तो इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो तो आपके लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं 1-2। एसिटिक एसिड लेते हैं, CH3COOH। ये एसीटेट आयन और H+ आयन में ब्रेक डाउन होगा। तो अपने पास n फैक्टर इसके लिए कितना आ जाएगा? 1। इसकी बेसिसिटी 1 है। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड, ये डिकम्पोज होता है देखो C2O4 -2, जिसको कहते हैं ऑक्जेलेट आयन, और साथ में 2 H+ आयन देता है। तो इसके लिए भी n फैक्टर इजी हो गया। कितना हो गया? 2। तो इस तरीके से अपन एसिड्स के लिए n फैक्टर निकाल के अपन इक्विवेलेंट मास काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद अपन बेस। सेकंड लेते हैं अपन पॉइंट इसमें, बेस। देखो बेस, जैसे एसिड के लिए अपन बेसिसिटी काम में ले रहे थे, तो बेस के लिए अपन एसिडिटी काम में लेंगे। जैसे बहुत सिंपल है, NaOH, KOH, MgOH2, LOH3 और NH4OH। तो सब में अपने को देखने को मिल रहा है कितने OH है इसमें? 1। तो ये इसकी एसिडिटी हो जाएगी। इसमें 1 2 3 1।
तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा 1, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 1। तो एन फैक्टर एसिड और बेस में निकालना बहुत इजी है। अब एन फैक्टर एसिड और बेस के अलावा और किस में अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है एसिड और बेस ही दे, आपको कोई भी दे सकता है। तो अपने को और क्या क्या चीजें हैं जिसमें एन फैक्टर पता होना चाहिए ताकि अपन इक्विवेलेंट मास निकाल सके उसका, और वो इक्विवेलेंट बेस अपन काम में इक्विवेलेंट मास अपन काम में ले सके इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। तो अपने को और भी चीजें पता होनी चाहिए। देखो एसिड और बेस में बहुत ईजी है निकालना। जो इसमें सबसे टिपिकल चीज पड़ती है या फिर ये मान के चले कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है और जो क्वेश्चंस अपना सोल्व करवाती है वो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें और देख लेते हैं इसमें। देखो बेस के बाद अपन ले रहे हैं एटम। किसी एटम के लिए एन फैक्टर निकालना। अब एटम के लिए ध्यान रखना बस एक चीज, एन फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर मेरे हिसाब से सबको आता होगा, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है या क्या होती है कौन से ग्रुप के लिए पीरियोडिक टेबल में। तो एन फैक्टर किसी एटम के लिए सीधा इक्वल होगा किसके, वैलेंसी फैक्टर के लिए। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ग्रुप में वैलेंसी होती है 1, तो अपने पास एन फैक्टर सीधा सीधा कितना आ जाएगा 1। जैसे एग्जांपल देता हूं सोडियम, सोडियम का आपको पूछ ले इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास सोडियम के लिए होता है 23.5, 23 भी रख सकते हो। और एन फैक्टर मैंने बता दिया है वैलेंसी फैक्टर। सोडियम की वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप की है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना हो जाएगा 23.5। तो किसी भी एटम के लिए वैलेंसी फैक्टर ही उसका एन फैक्टर होता है। अब ग्रुप वाइज अपन देखें तो फर्स्ट ग्रुप के लिए तो 1, अगर मैं बात करूं सेकेंड ग्रुप की तो वैलेंसी होती है 2, तो यही इसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर। 13 ग्रुप की बात करूं तो 13 ग्रुप यानी कि बोरॉन फैमिली, 13 ग्रुप में वैलेंसी होती है 3, तो इसके लिए भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। अगर मैं बात करूं 14 की 4, 15 ग्रुप की बात करूं हो जाएगा 3 नाइट्रोजन ग्रुप। 16 ग्रुप की बात करूं वैलेंसी कितनी होती है 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। 17 ग्रुप की बात करूं वैलेंसी कितनी होती है 1, तो अपने पास एन फैक्टर भी कितना आ जाएगा 1। देखो माइनस प्लस इसमें काउंट नहीं करना है। एन फैक्टर एक कैलकुलेटिव वैल्यू है जिसको अपन को ग्रुप वाइज अगर देखे किसी एटम के लिए तो उसकी वैलेंसी ही उसका एन फैक्टर होता है। बस सिंपल रखना है बिल्कुल, जितना इसको घुमाओगे उतना घूमता जाएगा ये दिमाग में, तो अपने को बिल्कुल सिंपल तरीके से रखना है इसको। इसके बाद अगर मान लीजिए ये एटम ही मॉलिक्यूल फॉर्म में आपको दे दे, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं एक, पहले तो बोल दे आपको ऑक्सीजन के लिए एन फैक्टर, तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है 16 में, तो एन फैक्टर सीधा सीधा अपन लिख देंगे इसका कितना 2। अगर O2 दे दे तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना है 2, तो 2 ऑक्सीजन के लिए सीधा हो जाएगा कितना 4। फ्लोरीन दे दे, फ्लोरीन के लिए एन फैक्टर कितना 1, 17 ग्रुप का है, एक वैलेंसी होती है। इसी टाइप से F2 दे दे तो एन फैक्टर एक फ्लोरीन के लिए 1 था, तो F2 के लिए हो जाएगा ये कितना 2। ऐसे ही अगर फास्फोरस 15 ग्रुप का है तो अपने पास होगा इसका 3 एन फैक्टर। अगर P4 दे दें तो एक फास्फोरस के लिए 3 है, तो 4 के लिए हो जाएगा 12। इजी है बहुत, एटम के लिए निकाल लिया। एटम अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे दें तो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस तरीके से अपन एटम के लिए और उसके मॉलिक्यूल के लिए भी एन फैक्टर काउंट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एटम के बाद
नंबर 4 केटायन और एनायन, जिनको रेडिकल भी बोलते हैं। अब रेडिकल के लिए कैसे निकालते हैं? देखो, रेडिकल के लिए अगर आपको कोई केटायन या एनायन दिया जाए, जैसे मैं बात करूं NH4 प्लस CO3 माइनस 2 कार्बोनेट, HCO3 माइनस PO4 माइनस 3, कुछ मैंने केटायन एनायन लिखे हैं। तो इसमें आपको एन फैक्टर जो इस पे चार्ज होगा वही लिखना है। कितना चार्ज है? +1, तो एन फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 1, 3। तो जो केटायन और एनायन पे चार्ज होगा वही तो आपके होगा एन फैक्टर। तो आपको इसमें मातापची करने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो चार्ज है वही किसके इक्वल हो जाएगा? एन फैक्टर के। केटायन एनायन के बाद अपन देखते हैं सॉल्ट, नंबर 5। किसी सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कैसे निकालें? देखो, NaCl दे दे, Na2CO3 दे दे, Na2SO4 दे दे। तो देखो, इसमें सीधा सा फंडा है एन फैक्टर निकालने का। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। देखो, ध्यान रखना, मैंने बीच में और लगाया है, इसका मतलब या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज लो। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव और लगाया बीच में, दोनों को साथ काउंट करके मत लिखना। तो देखो, सोडियम पे होता है +1 और Cl पे होता है -1। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1। टोटल नेगेटिव भी 1। दोनों में से कोई एक चीज़ लेना है, क्योंकि दोनों इक्वली होगा, क्योंकि 0 है इस पे चार्ज, इस पे भी 0 है। तो अपने पास एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1। और अगर आपको इसके लिए इक्विवेलेंट मास पूछ ले तो वही होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास NaCl के लिए देखो, 23 इसका, 35 इसका, 58। अगर 23.5 और 35.5 लेते हैं तो 59, कोई भी लिख सकते हो। तो 59, एन फैक्टर कितना है? 1। तो इक्विवेलेंट मास भी अपने पास कितना आ गया? 59। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है या टोटल नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही इसमें सोडियम के लिए होता है +1। कितने सोडियम है? 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। कार्बोनेट अभी लिखा था मैंने रेडिकल में, CO3 -2, इस पे होता है -2। तो टोटल पॉजिटिव भी 2, नेगेटिव भी 2, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही सोडियम +1, 2 से मल्टीप्लाई होगा, +2, सल्फेट है -2, तो एन फैक्टर कितना? 2। तो इसके लिए भी आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, क्योंकि मोलर मास सबको पता है, कैलकुलेशन से निकाल सकते हो आप ऐड करके, सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। इसमें आप डिवाइड करो एन फैक्टर को, आपके पास इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। जैसे इसका निकाल के देख लेते हैं अपन। सोडियम 23 × 2, उसके बाद कार्बन 12, देखो 46 तो ये हो गया, 12 ये, 58। उसके बाद है एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का हो गया 48, यानी कि आपके पास हो गया 58 + 48, तो आपके पास हो गया 58 + 48, तो आपके पास हो गया 106 /2। देखो दोबारा बता देता हूँ, सोडियम 23 होता है, 23.5 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 23 × 2, यानी कि आपके पास 46 तो
ये हो गया, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 3 यानी कि 48। इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 106 अपॉन एन फैक्टर कितना होगा, टोटल पॉजिटिव है टोटल नेगेटिव चार्ज अपॉन 2। आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास इसका 106 अपॉन 2 यानी कि 53। और अगर आप 23.5 लेते हो तो चेंजेस आएंगे उसमें, क्योंकि वहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज़्यादा आ जाएगा वहाँ पे। तो अपने पास इस तरीके से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं अपन। अब देखो एन फैक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है अपन टाइट्रेशन में काम में लेते हैं। तो अपन नंबर 6 अपन लिख सकते हैं एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, पहले तो वो समझेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन जब एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना सीख लेते हैं तो टाइट्रेशन के जितने क्वेश्चंस हैं ना वो अपन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब बात आती है कि ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर क्या इनकी जैसे ही निकालते हैं, इनकी जैसे ही निकालते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो है एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज आ रहा है वो ही उसका क्या होगा एन फैक्टर। देखो फॉर्मूले से एक बार तो दिमाग में क्लिक करता है कि ये आ क्या गया और कैसे इसको फाइंड करें, लेकिन जब अपन क्वेश्चंस में ये सब करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। तो एग्जांपल से देखते हैं अपन इसको कैसे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अपन एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल जो कि आपको हर एक टाइट्रेशन में और मोस्टली कई क्वेश्चंस में आपको मिलेगा KMnO4 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। अगर आपको ये दे दे एसिडिक मीडियम, KMnO4 एसिडिक मीडियम में हमेशा बनाता है Mn2+, और टाइट्रेशन में जरूरी नहीं है आपको पूरी रिएक्शन देगा, बाई प्रोडक्ट देगा, जरूरी नहीं है, नहीं देगा वो, क्योंकि अगर दे देगा तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से आप इजीली कर दोगे, लेकिन हर जगह मोल कंसेप्ट से करना इजी नहीं होता, तो आपको बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे इक्वेशन को आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि वो अपन देखेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, तो अभी उतना डीप नहीं जा रहे हैं अपन। तो KMnO4 H+ की प्रेजेंस में Mn2+ बना रहा है। अब देखो मैंने क्या लिखा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ रहा है पर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में आपको अंडरलाइन करके दे देगा कि इक्विवेलेंट मास फाइंड कीजिए इसका। तो इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करोगे इसका, एन फैक्टर से करोगे। तो एन फैक्टर निकाले कैसे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो पोटेशियम का +1 है, वो चेंज होगा नहीं और दे भी नहीं रखा है। आपके पास मैग्नीज दे रखा है Mn2+ में, यहाँ मैग्नीज कौन से स्टेट में देखते हैं, पोटेशियम की होती है +1, मैग्नीज का अपन मान लेते हैं X, ऑक्सीजन की -2 होती है इंटू 4, चार्ज 0 है तो इक्वल 0, तो X इज इक्वल टू 8 - 1 आपके पास आ गया +7, यानी मैग्नीज कौन से स्टेट में, +7 में। अब +7 से ये किस में जा रहा है, +2 में, +7 से +2 में जा रहा है, तो एन फैक्टर आपके इक्वल हो जाएगा कितना, 5।
देख लो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से किस में जा रहा है, 2 में, एन फैक्टर 5, मोलर मास निकाल सकते हो आप इसका इजीली, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं KMnO4, अब मैंने मीडियम चेंज कर दिया, बेसिक मीडियम रख दिया मैंने, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, यानी कि बेसिक मीडियम, ये कन्वर्ट होता है आपके K2MnO4 में। अब देखो ये तो +7 स्टेट में है ही, अपन निकाल चुके हैं, यहां पे ये कौन से स्टेट में आना चाहिए, तो 1 × 2, 1 होती है पोटेशियम की, X, ऑक्सीजन -2 × 4, टोटल चार्ज 0 है इस पे, 0, तो X = 8 - 2 6, कितने पे जा रहा है ये, 6 पे। अब चेक करते हैं +7 से किस पे है, +6 पे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल कितना आया, 1, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। इजी है बहुत, क्योंकि अपने को केवल ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है। और देखते हैं, देखो KMnO4 न्यूट्रल मीडियम कर दिया मैंने, अब ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल मीडियम में ये चेंज होता है MnO2 में। MnO2 ये कौन सी स्टेट में जा रहा है, मैग्नीज +4, काउंट करके देख लो, X, ऑक्सीजन -2 × 2 = 0, X = 4, ये अपने पास +6 में है ही, सॉरी +7 में है ही, अब +7 से किस में जा रहा है, +4 में, तो एन फैक्टर न्यूट्रल मीडियम में कितना आ गया, 3। तो इससे एक चीज़ समझ में आई कि KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग इक्विवेलेंट मास प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके लिए एन फैक्टर अलग अलग है। तो KMnO4 के लिए अपन ने देखा ही है, और लेते हैं एग्जाम्पल अपन KMnO4 के अलावा, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर एसिडिक मीडियम की बात करें तो ये देता है Cr+3, देखते हैं, पोटेशियम का तो 1 है ही, × 2, X मान लेते हैं इसको, × 2, क्योंकि नीचे 2 लगा हुआ है, प्लस ऑक्सीजन की होती है -2 × 7, टोटल चार्ज है 0, तो 2X = 14 - 2 12, देखो 7 × 2 14, उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में, अपने पास 12 आ गया, तो X = 12/2 6। एक क्रोमियम के लिए यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितने क्रोमियम है अपने पास, 2 है, तो देखो एक क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है, +3 में, तो एन फैक्टर +3 होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम यहाँ पे 2 है, अपन ने क्या लिखा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, तो ये तो एक क्रोमियम के लिए आ रहा है 3, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना आ जाएगा अपने पास, देखो एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज आ रहा है, तो 2 के लिए हो जाएगा 6 का, तो अपने पास एन फैक्टर आ गया कितना, 6। और देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल अपन लेते हैं FeC2O4। अब देखो आयरन ऑक्सलेट है, इसके लिए एन फैक्टर आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये आपके मान लीजिए Fe3+ और CO2 बना रहा है, और आपको अंडरलाइन करके दे दे इसके लिए इक्विवेलेंट मास फाइंड कीजिए, तो वही चीज अपने को देखनी है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो सबसे पहले
+2 में है ये अपने पास ऑक्जेलेट आयन होता है -2 में, तभी तो 0 हो रहा है टोटल चार्ज। तो ये +2 में है, ये पूरा ऑक्जेलेट आयन ले रहा हूं मैं, C2O4, ये -2 में है। अब ये +2 कन्वर्ट हो रहा है किस में, +3 में। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के लिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन Fe कितना आ रहा है, 1। +2 से किस में जा रहा है, वो +3 में। लेकिन यही एन फैक्टर खत्म नहीं हो जाता ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए। देखो इसीलिए टाइट्रेशन के क्वेश्चंस भी अपने कई गलत हो जाते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं चलता कि टोटल एन फैक्टर अपन 1 लिख रहे हैं, जबकि 1 नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आयरन के अलावा और भी एक ऐसा एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। कैसे आ रहा है, चेक करते हैं। देखो कार्बन इसमें +4 स्टेट में, चेक कर लेते हैं। x -2 × 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, तो 4 +4 स्टेट में है। यहां पे कार्बन कौन सी स्टेट में है वो चेक करते हैं। C2O4 यानी कि ऑक्जेलेट आयन -2, x × 2, ऑक्सीजन का होता है -2 × 4। देखो टोटल चार्ज -2 है, तो -2, तो 2x इज इक्वल टू, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 8 - 2 6, तो एक कार्बन के लिए आ जाएगा 6/2 3। यानी कि यहां कार्बन, एक कार्बन कौन सी स्टेट में है, +3 में। ये कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ये कार्बन +3 स्टेट में, आयरन +2 में। ये चार्ज टोटल लिखा था मैंने पहले वो। तो अब ये कार्बन +4 स्टेट में जा रहा है, +3 से कितने में जा रहा है, +4 में। अब बात हो रही है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो +3 से +4 में कितना हुआ, 1 चेंज। तो यहां से अपन 2 कार्बन में चेंज निकालेंगे। एक कार्बन में +1 हो रहा है, तो 2 कार्बन में कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन कार्बन। एक कार्बन में +1 का हो रहा है, कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन में कितना हो जाएगा, 2 का। अब एन फैक्टर निकाल लो, क्योंकि अपन ने पूरे मॉलिक्यूल में निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ रहा है। तो अब अपने पास है आयरन में 1 आ रहा है, कार्बन में 2 आ रहा है, तो टोटल एन फैक्टर अपने पास आ जाएगा कितना, 3। और यही इसका सही आंसर है। तो ये नहीं है कि 1 निकाल दिया काम हो गया अपना, नहीं। जितने इसमें एटम से अगर इसके अलावा भी और किसी में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो वो भी निकालना ही पड़ेगा अपने को। तो वो निकाल लिया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज जो भी आ रहा है वो ऐड कर लो। देन वी गेट NF यानी कि एन फैक्टर, जो कि अपने पास कितना आ रहा है, 3। इस तरीके से आप एन फैक्टर काउंट कर सकते हो। और ये वापस समझ लो, चाहे से एक बार समझ में नहीं आया तो। देखो FeC2O4, अगर बात करें Fe की, +2, C2O4 ऑक्जेलेट आयन है, सबको पता है -2 में होता है। इसको हटा देता हूँ अभी। तो ये -2 में है, ये +2 में है। तो आयरन +2 से किस में जा रहा है, +3 में। +3 में जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन Fe 1। अब बात आती है कि क्या Fe के अलावा और भी है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो देखो कार्बन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, जबकि यहाँ पे अपन काउंट करें तो इससे निकाल सकते हैं अपन। इससे निकाला तो अपने को एक कार्बन के लिए मिला कितना, 3। एक कार्बन 3 से 4 में जा रहा है, 1 चेंज। अगर 2 कार्बन की बात करें तो +1 की जगह कितने हो जाएगा, 2। दोनों जितना अपन ने Fe के लिए निकाला है, जितना कार्बन के लिए निकाला है, दोनों ऐड कर लो, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा आपके पास NF यानी कि एन फैक्टर यानी कि 3। इस तरीके से आप इन जितने पॉइंट बताए मैंने, एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या फिर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट हो, सब में एन फैक्टर निकाल सकते हैं। और आप इस एन फैक्टर के जरिए आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में उसको पुट डाउन करके और आप अच्छे अच्छे टाइट्रेशन के क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप टाइट्रेशन के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो अपन ने एन फैक्टर पढ़ा है उसके बेस पे ही निकलेगा। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अपन इसके आगे करेंगे। एन फैक्टर के लिए अपने को ये कुछ पॉइंट्स थे वो याद रखने। अगर ये अपने को देखो एन फैक्टर दिमाग में बैठ जाता है अच्छे से तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाएगा और आप इजीली टाइट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके नीट जेईई कई एग्जाम्स में आते हैं आपके। और ये एन फैक्टर के जरिए ही आप सब कुछ कर सकते हो। अगर माइंड में एन फैक्टर नहीं घुसा है
तो भाई गड़बड़ हो जाएगी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। अगर ये घुस चुका है दिमाग में तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इजीली कर सकते हो। देखो क्वेश्चन ये उठता है कि मोल कंसेप्ट से जब कोई क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो अपन मोल कंसेप्ट से ही करते हैं उसको, लेकिन क्योंकि मोल कंसेप्ट एक जनरल टॉपिक है वो अपने को आता भी है। लेकिन अगर मोल कंसेप्ट से नहीं हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि मोल कंसेप्ट में एक चीज़ पता होनी चाहिए, बैलेंस इक्वेशन। अगर बैलेंस इक्वेशन ही नहीं है कहाँ से करोगे? तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट निकालो। लेकिन डायरेक्ट निकालने के लिए भी कुछ पॉइंट है, जैसे एन फैक्टर, वो आना चाहिए। तो एन फैक्टर के बारे में कुछ अपन ने सीखा है आज। इसके आगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट करेंगे अपन, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिससे अपन टाइट्रेशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी करेंगे उसके बाद। तो ये तो था आज एन फैक्टर।